अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के 2023-24 का बजट पेश कर रही हूँ। ये अमृतकाल का पहला बजट है। जब भारत आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाए, तब उस समय का भारत कैसा हो, हम इस पर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत एक समावेशी और आधुनिक देश बने, जिसमें सबका विकास सुनिश्चित हो, खासकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी का। ये शब्द निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी को 2023 का बजट पेश करते हुए कहा था। क्या है इस बजट में खास? किसको फ़ायदा मिला है, किसको हुआ है नुकसान? क्या बजट में खासियत रही है और क्या पुरानी चीज़ें हुई हैं? जानिए बजट की बड़ी बातें आज के हमारे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार प्रियजनों, मेरा नाम यूथ आइकॉन अतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में आज हम बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। सबसे बड़ी बहस बजट, जिसका आम लोगों से लेकर खास लोगों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक, महिलाओं से लेकर उद्योगपतियों तक, सब में ये बात खास रही कि बजट, भारत का बजट कैसा रहा। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज ही का वो दिन होता है हर साल का जिसमें भारत को हर मंत्रालय में हर मद के लिए पैसा आवंटित किया जाता है, जो एक साल के लिए उसमें खर्च किया जाता है। एक साल के लिए भारत की सारी अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये इस सरकार का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट ये है, जिसमें हर सरकार चाहती है कि हम चुनावी बजट घोषित करें, जिसका फ़ायदा हमें चुनाव के समय मिले। लेकिन क्या ये बजट चुनावी बजट है या एक विकासपरक बजट है? आइए इसमें जानते हैं। तो सरकार ने जो पहला कदम बढ़ाया था कि टैक्स में रिबेट देंगे, 7 लाख तक के इनकम में रिबेट देंगे, 7 लाख के इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये क्यों हुआ? तो जैसा ये नई कर व्यवस्था के लिए लागू होगा, पुरानी कर व्यवस्था को जो फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ 3 से 6 लाख रुपए में ही 5% का वो उनको भुगतान करना होगा टैक्स। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो किया है तब आपको 7 लाख रुपए तक का टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गई टैक्स में बेनिफिट की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जो टैक्स देते ही नहीं हैं, मतलब जो टैक्स के दायरे में ही नहीं आती हैं। भारत के 96% लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, केवल 4% ही लोग टैक्स के दायरे में आते हैं जो टैक्स देते हैं। और न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 10 से 12% लोग हैं जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी भी भारत के 88% लोगों ने फॉलो नहीं किया है, यानी कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सरकार इस घोषणा के माध्यम से ये कहना चाहती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आइए, तभी बेनिफिट मिलेगा। और भारत हमेशा से एक बचाने वाला देश रहा है, जिसमें लोग ज़रूर इसमें जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में और उसका बेनिफिट लेंगे। तो बात करते हैं उन लोगों पर जो 96% लोग हैं और टैक्स ही नहीं पे करते हैं, यानी कि टैक्स के दायरे में ही नहीं आते हैं। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है उनको आगे के बजट में क्या उनके लिए है, आइए जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, 2022-23 में भारत का जो टोटल इनकम हुआ है वो 23,90,000 रुपये हुआ है। इसमें से 20,30,000 रुपये भारत को टैक्स से आया है और जो भारत का कुल खर्चा हुआ है 41,30,000 करोड़ के लगभग हुआ है, जिसमें भारत को घाटा हुआ है लगभग 18 लाख करोड़ का घाटा हुआ है भारत को। लेकिन सुखद खबर या यूँ कह लें कि एक गुड न्यूज़ ये है कि ये जो घाटा है ये पूरी जीडीपी का सिर्फ 6.4% हुआ है। अभी सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल यानी 2023-24 में ये घाटा जीडीपी का घटकर 4.5% तक रह जाएगा, जिसमें सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है
कि वो 45 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करेगी, जिसमें उसको टोटल इनकम 27 लाख करोड़ रुपए होगा और 23 लाख करोड़ रुपए वो टैक्स से जुटाएगी। अब तो हो गई सरकार की ये बात, 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें उसको टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए के लगभग आएगा और टोटल इनकम 27 लाख करोड़ के लगभग होगी। इस तरह से भारत का जीडीपी का जो घाटा होगा वो 4.5% होगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि भारत अपने घाटा को कम कर रहा है। लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करेगी? तो सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकार न्यू एसेट पे पैसा खर्च करेगी, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा अधिक खर्च करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने का सरकार का इतना बड़ा दावा क्यों कर रही है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने पर सरकार को उससे रेवेन्यू होती है। सपोज करिए कि अगर सरकार ने 100 रुपये किसी पे खर्च किया तो उसको अनुमान रहता है कि वो 200 रुपये उससे कमा लेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, इन सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार इस पे खर्च करती है तो उस पर टैक्स के माध्यम से पैसे कमाती है। दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार बहुत कम पैसा इस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगी, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है वेतन, सैलरी और ऐसी चीज़ें जिन पे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, वो आता है रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल पाता है, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन सब पे खर्च करने पे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, उसका रेवेन्यू का रिटर्न मिलता है। तो सरकार इस पे ज़्यादा खर्च करेगी। अब यहीं आपको समझने वाली बातें हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को सरकार क्यों रिड्यूस कर रही है, क्यों वो उसको निजीकरण कर रही है। उसको निजीकरण करने के दो फायदे हैं। पहला तो वो उसको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो कन्वर्ट कर पा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने से उसको फ़ायदा हो रहा है कि उसको रेवेन्यू वहाँ से हो रहा है, भारत को एक रेवेन्यू मिल रहा है, उनको रेवेन्यू का रिटर्न मिल रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गई सरकार का कुल आगे का अपना रोड मैप सरकार ने बता दिया है। कि टैक्स की बात हो गई है कि टैक्स क्या होगा। इस बार टैक्स स्लैब को घटाकर 5 कर दिया गया है। हमेशा टैक्स स्लैब 6 हुआ करती थी, तो उसको सरकार ने घटाकर 5 कर दिया है, जिसमें 7 लाख से 12 लाख तक 5% है, 12 लाख से 12 लाख से 15 लाख तक 7% है। उसके बाद 30 लाख तक का स्लैब बढ़ता जाता है, जिसमें आखिरी 30% तक का टैक्स होता है। अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में अंतर क्या है? जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए पर ईयर है तो जो 3 लाख रुपए तक का होता था उसमें आपको घटाकर फिर आपको 7 लाख रुपए तक में टैक्स देना होता था। और न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसको 7 लाख रुपए तक का वो बढ़ाया है कि आपको 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना है। और रोज़मर्रा की चीज़ें इसमें सस्ती हुई हैं, नो डाउट। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे किचन की चीज़ें सस्ती हुई हैं और मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, लेकिन इसके एसेसरीज महंगे हुए हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ती होने से फ़ायदा हमें ये होगा कि भारत में एक इकोनॉमी का सर्कुलेशन होगा। इकोनॉमी का सर्कुलेशन होगा तो इकोनॉमी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। और जैसा कि इन्फ्लेशन का भी टाइम और ये अनुमान किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का भी टाइम होगा, तो उसमें भारत कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अपने आप को ग्रो कर सकता है या थोड़ा सा स्टेबल कर सकता है अपने आप को। आज भी भारत का जो इकोनॉमी है, अभी कोरोना का टाइम पीरियड रहा है, उसके बाद यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ है, तो इस तरह से अगर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखा जाए तो थमसा गया है। लेकिन भारत वहीं पे उन अर्थव्यवस्थाओं में उन जो देश होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर रहा है। जैसे अमेरिका को ले लो, अमेरिका यूक्रेन और रसिया के युद्ध के चलते काफ़ी वो अमेरिका का अर्थव्यवस्था ठप रहा था, काफ़ी थमसा गया था। इसी तरह चाइना का ले लीजिए, चाइना का कोरोना के टाइम उसके इंटरनल अफेयरेंस के कारण ये चाइना की भी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था कम हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था भी कम हुई थी, लेकिन एक स्टेबल की तरफ रही थी। तो ये तो हो गई टैक्स की बातें और अर्थव्यवस्था की बातें। अब आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है इसमें जानने वाली बातें हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें तो सस्ती हुई हैं, लेकिन महंगी क्या क्या हुई हैं? महंगी हुई हैं मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज महंगे हुए हैं,
और आपको इम्पोर्टेड जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है इम्पोर्टेड, वो महंगी हुई हैं। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब जो निर्यात हो रहा है, मतलब जो भारत में आ रहा है विदेशी कंपनियों के द्वारा जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है वो महंगे हुए हैं, लेकिन भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सस्ता हुआ है। और काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, आप टैक्स को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हुई हैं। और इसमें और भी चीज़ें की जा सकती थी, जिसमें कि एजुकेशन पे थोड़ा सा बजट को कम किया गया है, हेल्थ पे बजट को कम किया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे बजट को थोड़ा सा लो किया गया है, इसको और बढ़ाना चाहिए था। लेकिन किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करने के लिए कृषि वर्धन योजना लाया गया है, जिसमें हम एग्रीटेक स्टार्टअप को हम बिल्डअप कर सकें। और सरकार का ये लक्ष्य है कि वो इसको बढ़ावा दे, स्टार्टअप को बढ़ावा दे। एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने से फ़ायदा ये हुआ कि जो छोटे किसान हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने से फ़ायदा ये होगा कि भारत का जो एक विकसित भारत की तरफ कदम है वो मजबूत होगा। और एग्रीकल्चर में खासकर बड़ा किसानों को भी फ़ायदा होगा, युवाओं को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो अगर वो आप जॉब मेंटेलिटी के हैं, आप गवर्नमेंट जॉब मेंटेलिटी के हैं, तो आपको थोड़ी सी निराशा होगी इसमें, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो एक्सेलेंस सेंटर बनाएगी, 30,000 एक्सेलेंस सेंटर, स्किल्स एक्सेलेंस सेंटर बनाएगी वो। तो ये एक पॉजिटिव खबर है युवाओं के लिए। और जैसे सरकार ने बोला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2 का इसका शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन जैसा कि पहले होता रहा है कि वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूरी तरह से फ्लॉप हुई है, क्योंकि इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। अगर इसी योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये हमें एक मासिव रिजल्ट दे सकता है, एक बहुत रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पे चूक रही है, चूक हो रही है सरकार से। अब मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे चूक ना करे, वो हार्ड स्किल्स को अगर यहाँ पे प्रमोट करे तो सॉफ्ट स्किल्स को भी प्रमोट करो वहाँ पे, क्योंकि विदाउट सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और सरकार यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनकी बहुत बड़ी गलती रही है इसमें इम्प्लीमेंट कराने में। सरकार इससे बहुत एक रिजिडिटी तरीके से अब इम्प्लीमेंट कराकर एक बहुत अच्छा चेंज क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। तो मनरेगा की बात कर लें, मनरेगा में सरकार ने मनरेगा का बजट काफ़ी घटा दिया है, 61,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जो इससे पहले 73,000 करोड़ रुपए था। उससे पहले 2020 में ये 98,000 करोड़ रुपए था। सरकार ने इसको कम कर दिया है। इसको कम करने से जब कोरोना समय में या फिर उसके बाद ग्रामीण रोजगार की बात आती है, जब आदिवासी SC ST की बात आती है, जब ग्रामीण में कम पढ़े लिखे लोगों की बात आती है, तो मनरेगा एक बहुत बड़ा उनके पास प्लेटफॉर्म होता है कि वो वहाँ से अपनी रोजगार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और सरकार ने इसके बजट को घटाकर 61,000 करोड़ तक ला दिया है, जिसकी सरकार की कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन आलोचना और तारीफ तो अपनी बात है, लेकिन सरकार ने इस बजट में जो एक अच्छी चीज़ें करी हैं वो है स्किल्स का, बिल्डअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का, उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा है। अब हम आते हैं वित्त मंत्री के संबोधन वाले शब्दों पर, जब उन्होंने कहा था हम एक समावेशी भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सबका विकास हो, खासकर युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, OBC SC और ST का। यहाँ पे किसानों की बातें हो गई, एग्रीकल्चर की बातें हो गई, फार्मर्स की बातें हो गई, एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बातें हो गई, स्किल डेवलपमेंट की बातें हो गई, एजुकेशन की बातें हो गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास की बातें हो गई जो युवाओं के लिए हो गई बातें। इसके अलावा हमने नोटिस के लिए ये मनरेगा के लिए बातें करी थी। तो ये सब हो गई उन लोगों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में? महिलाओं के लिए सरकार ने घोषणा की है कि अब महिला सम्मान बचत पत्र योजना लागू होगा, जिसमें महिलाओं को 7.75% का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, जिसमें कोई भी महिला 2 साल के लिए अपना 2 लाख रुपए तक का इसमें
जमा कर सकती है, जिसको सरकार उसके प्रति वर्ष 7.75% का ब्याज देगी। तो ये थी बजट की सारी खबरें। कैसा लगा आपको बजट, ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी जो चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे, जो समझने में दिक्कत हो रही होगी, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे या तो उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस।